हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। पिछले लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया था कि व्हाट इज द हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ क्या है और डिटेल्स आप लोगों को पढ़ाया गया था। तो हेनरी का नियम क्या कहता है? इनका कहना है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस यानी इन वेपर फेज is directly proportional to the mole fraction of in solution। तो इनके द्वारा एक फॉर्मूला दिया गया था P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पर मोल फ्रैक्शन एंड P इज इक्वल टू KH इंटू x। दैट मीन्स KH जो है ये हेनरीज कांस्टेंट है। मैंने वहां ग्राफ वगैरह भी बताया था आप लोगों को। ओके, तो ये इनका एक फॉर्मूला है। हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा जानना है कि एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि जनरल लाइफ में इस हेनरी लॉ का क्या क्या प्रयोग हम लोग करते हैं, क्या क्या उपयोग है। और आज के क्लास में मैं आप लोगों को इस पे न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, एक दो न्यूमेरिकल भी करूंगा इस पे कि आपका और ज्यादा क्लियर हो जाए। सबसे पहले एप्लीकेशन का बात करते हैं। एप्लीकेशन के फर्स्ट नंबर में हम बताएंगे आप लोगों को यहाँ पे रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड KH, टेम्परेचर KH एंड सॉल्युबिलिटी ले सकते हैं, सॉल्युबिलिटी। इन तीनों में आप लोगों को एक मैं रिलेशन बता रहा हूं जिससे आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि क्या है KH किस तरह से डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो क्या KH का मान बढ़ेगा, क्या उस समय सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा। साथ में हम लोगों को ये भी देखना है। आइए इसके लिए हम लोग ये देखते हैं कि टेम्परेचर जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है KH का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है सॉल्युबिलिटी का। सीधे तौर पर मैं बात बोलूं कि अगर हम किसी सॉल्यूशन में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसकी KH का मान बढ़ेगा और KH बढ़ने से उसकी सॉल्युबिलिटी वहां पे डिक्रीज हो जाएगी। एक बात क्लियर है, यानी कि ये इनवर्सली है। तो हम लोग एक चीज यहां पे देखें, इसका एग्जांपल सबसे क्लियर है। बहुत सारे एग्जांपल हम लोग प्रयोग करते हैं। कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं तो उसको ज्यादा ठंडा करके पीते हैं। कारण क्या है कि CO2 गैस इज डिजॉल्व्ड इन द सॉफ्ट ड्रिंक ड्यू टू डिक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना हम लोग उसमें कम करेंगे सॉल्युबिलिटी उसका उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस ड्यू टू हेनरीज लॉ। तो इस बात को यहां पे एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में आप लोग जानते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स जो पानी में रहने वाले जीव हैं, फिश वगैरह। एनिमल्स मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड water due to more solubility of oxygen gas in water। तो ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होती है। यही कारण है कि मछलियां जो होती है, फिश जो होता है, ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर में। ठीक है, मैं ये बता दूं कि फिश जो होती है वो भी ऑक्सीजन गैस को ही लेती है, लेकिन पार्शियली ऑक्सीजन गैस ही उनके लिए काफी होता है। मोर ऑक्सीजन गैस उनके लिए ज्यादा नुकसान होता है और वो मर जाती हैं। तो इसलिए हम लोग जैसे पानी से मछलियों को बाहर निकालते हैं वो लोग वहां पे मर जाते हैं। तो उनको पार्शियल ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि वाटर में जो ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व होते हैं वही वो लोग अपने श्वास के रूप में लेते हैं, अपने श्वास के रूप में वहां पे यूज करते हैं। तो हम लोग को इस बात को क्लियर करना होगा, यानी कि ये जो पूरा लॉ काम करता है प्राकृतिक का, वो हेनरी लॉ पे ही डिपेंड होती है। सेकंड जानते हैं हम लोग। सेकंड हम लोग ये जानेंगे इन कार्बोनेटेड बेवरेज क्या होता है? पेय पदार्थ, जैसे में सॉफ्ट ड्रिंक, कोको कोला,
कोल्ड ड्रिंक्स कोई भी ले लीजिए, स्प्राइट वगैरह, शैंपेन वगैरह ले लीजिए, शराब वगैरह भी ले लीजिए, सब बेवरेज में आते हैं। इन कार्बोनेटेड बेवरेज सब में क्या होते हैं, CO2 गैस मिलाए जाते हैं। CO2 गैस क्यों मिलाए जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम लोग किसी भी ये चिप्स वगैरह को उसमें प्रिवेंट के लिए कि वो सड़े गले, उसमें बैक्टीरिया ना लगे, इसके लिए नाइट्रोजन गैस मिलाते हैं उसके ये चिप्स वगैरह के पैकेट्स में। उसी प्रकार कोई भी बेवरेज में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है, क्योंकि उसको लॉन्ग टाइम तक हम प्रिवेंट कर सकें, बचा सकें। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो सील, मतलब कंपनियां जब उसको पैक करती है उसी समय जब उसको सील करती है तो हाई प्रेशर पे सील करती है, क्योंकि प्रेशर इंक्रीजेज सॉल्बिडिटी इंक्रीजेज। प्रेशर जब बढ़ाएंगे सॉल्बिडिटी बढ़ेगा, ये तो ठीक है, लेकिन क्या हम उतना ही काफी होती है सॉल्बिडिटी के लिए? नहीं, उसको टेम्परेचर को डिक्रीज भी करना होता है, जो मैंने यहां बताया। तो कार्बोनेटेड बेवरेज में भी हम प्रेशर का प्रयोग करते हैं। यहां तो टेम्परेचर मैंने बता दिया, यहां पे प्रेशर का प्रयोग मैं बता रहा हूं। कार्बोनेटेड बेवरेज क्या होता है, किसी भी कार्बोनेटेड बेवरेज को, मान लो कि मैं यहां पे एक बेवरेज लेता हूं, ये एक कार्बोनेटेड बेवरेज हो गया, ठीक है, मतलब कि यहां पे हम एक कार्बोनेटेड बेवरेज का बोतल ले रहे हैं और इसके ऊपर ये ढक्कन लगाया हुआ है, मान लो यहां पे इसका सील्ड ढक्कन लगाया हुआ है, ठीक है, ये सील्ड ढक्कन लगाया हुआ है। ये बेवरेज जो होता है यहां पे होते हैं, तो जब इसमें प्रेशर रहता है तो गैस पार्टिकल्स जो है यहां पे इसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पार्टिकल्स। और इसको ज्यादा हम चिल करते हैं तो और ज्यादा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुल जाते हैं। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, है ना, सील को तोड़ते हैं, मतलब कि इसके ढक्कन को ओपन करते हैं, तो क्या होता है, ये जो हमारा कार्बोनेटेड ये ड्रिंक्स होता है, ये यहां से तुरंत यहां से बहुत ही फोर्सली टोटल जो लिक्विड्स होते हैं वो प्रेशर के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो इट्स प्रूव दैट कि CO2 गैस इन बोटल्स प्रेजेंट इन प्रेजेंस ऑफ प्रेशर। तो ये प्रेशर के प्रेजेंस में यहाँ CO2 गैस इसमें प्रेजेंट रहते हैं और जैसे इसको सील तोड़ते हैं बाहर निकल जाता है, राइट। चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर ये देखते हैं। थर्ड नंबर जो हमारा है वो ये है हाई, ये थर्ड नंबर में बता रहा हूं आप लोगों को पहले, इन डीप सी डाइविंग, जिसमें इसको हम लोग स्क्यूबा डाइविंग भी कहते हैं। स्क्यूबा डाइविंग, स्क्यूबा डाइविंग दैट मीन्स गोताखोर, समुद्री तल में जो गोताखोर जाते हैं उसको स्क्यूबा डाइविंग कहते हैं। तो क्या होता है सोचिए थोड़ा सा, कोई भी गोताखोर अगर पानी में अंदर जाते हैं, ये मान लो कि एक समुद्र हो गया, सी हो गया, और ये जो गहरा वाटर होता है, इसमें गहरा समुद्र होती है, तो कोई भी अगर इसमें स्क्यूबा डाइविंग अगर अंदर की तरफ जाता है तो ऐसे नहीं चला जाता है। उसके पीठ पर सिलेंडर होता है, सिलेंडर में क्या रहता है, उसमें गैस भरा होता है, नेचुरल गैस होते हैं, जिसको वो आसानी से ऑक्सीजन गैस को ले सकता है। तो जनरली नेचुरल गैस में हम लोग ये जानते हैं कि ऑक्सीजन के साथ और भी गैसेस होते हैं, नाइट्रोजन गैस हुआ, और भी गैसेस उसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो एक बात और क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि जैसे ही हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं, मतलब कि हम लोग जो अभी इस पृथ्वी के तल पर हैं, तो एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर में जीते हैं। नॉर्मल एटमॉस्फेयर दैट मीन्स 1 atm प्रेशर, 1 atm मतलब 760 mm ऑफ Hg। तो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में हम लोग यहाँ पे जीते हैं, और जैसे हम पृथ्वी के तल में जाते हैं तो हमारी प्रेशर वहां पे क्या होता है, बढ़ता है, और पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, घटता है। तो प्रेशर डिक्रीजेज इन अंडर द सी। तो सी के अंदर अगर जाते हैं तो प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर यहाँ पे घट रहा है। तो क्या होगा, सोचो कि यहाँ पे स्क्यूबा डाइविंग यहाँ पे आते हैं, मान लो कि कोई स्क्यूबा डाइविंग है और यहाँ पे ये आ गए, तो उस समय प्रेशर तो बढ़ा, लेकिन इनके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन गैस के साथ नाइट्रोजन गैस भी चला गया। नाइट्रोजन गैस मैं इसलिए ज्यादा चर्चा कर रहा हूं कि द प्रेजेंस ऑफ
नाइट्रोजन गैस इन एटमॉस्फेयर अबाउट 78%। तो सभी गैसेस में एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाने वाला गैस है वो क्या है? नाइट्रोजन गैस है। इसलिए ज्यादातर मैं नाइट्रोजन गैस का चर्चा कर रहा हूं। तो ऑक्सीजन के साथ हमारे शरीर में नाइट्रोजन गैस चला गया, जबकि हमको जरूरत क्या है? सिर्फ ऑक्सीजन गैस है। और हमारे ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व होता है, नाइट्रोजन गैस का डिजॉल्व जो होता है बहुत कम होता है। लेकिन प्रेशर बढ़ने के कारण, जब प्रेशर बढ़ता है तो इसके बॉडी में नाइट्रोजन गैस भी डिजॉल्व हो गया, क्योंकि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो तो घुलेगा। ठीक है, यहां पे उनको कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर बढ़ाए नाइट्रोजन गैस घुल गया, कोई मतलब नहीं है, अपना काम किए। लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम तब उनको होगा जब वो उसके ऊपर आते हैं, जब वो एटमॉस्फेयर पे आएंगे, है ना, समुद्री तल के ऊपर जब पहुंचेंगे, यहां पे जब यहां पे वो पहुंचेंगे तो इनको प्रॉब्लम शुरू होगी, मेन प्रॉब्लम अब शुरू होगी। और यहां पे आने के बाद से अब चूंकि प्रेशर हमारा यहां पे क्या है, यहां पे प्रेशर 1 atm था, ठीक है, और यहां जो प्रेशर है वो डिक्रीज हुआ है, यानी कि प्रेशर इज लेस देन 1 atm। यहां प्रेशर हमारा 1 atm से कम हो गया, ठीक है, यहां प्रेशर 1 atm से कम हो गया और यहां प्रेशर हमारा 1 atm है इस सरफेस पर, सरफेस ऑफ सी। तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही प्रेशर हमारा एट नॉर्मल प्रेशर पे आते हैं तो यहां से जो है जो भी हमारे शरीर में गैस डिजॉल्व हो गया, ऑक्सीजन की मात्रा भी ज्यादा चली गई, जो चाहिए होता है उससे ज्यादा चली गई, सभी गैसेस निकलना शुरू होगा वहां से। तो एक बुलबुले की तरह आएंगे, ब्लॉकेज कर देंगे पूरे बैंड में, पूरे नस में ब्लॉकेज पैदा कर देंगे। ब्लॉकेज पैदा करने से क्या होगा? पूरी पेन होना शुरू हो जाएगा, और ये पेन जो होता है ना, ये मेडिकल है ना, ये बना जाता है कंडीशन, मेडिकल कंडीशन उत्पन्न कर देगा और वो हमको हॉस्पिटलाइज कर देगा तुरंत। इस पूरी कंडीशन का एक नाम दिया जाता है और उसका नाम है बेंड्स। जब कभी भी स्क्यूबा डाइविंग के शरीर में वहां से गैसेस निकलना शुरू करते हैं तो उस वेन में ब्लॉकेज पैदा कर देंगे, बुलबुले के रूप में निकलेंगे, हर जगह पे ब्लॉकेज पैदा हो जाएगा और वहां पे एक मेडिकल कंडीशन उत्पन्न हो जाता है और इस कंडीशन का नाम होता है बेंड्स। क्या नाम होता है इसका? बेंड्स, याद रखेंगे। तो ये कंडीशन एक बेंड्स, इसको हॉस्पिटलाइज कर देता है, ये डेथ भी हो सकता है यहाँ पे स्कूबा डाइविंग का, गोताखोर यहाँ मर भी सकते हैं। तो आजकल इससे बचने के लिए कई उपाय लगाया गया। इसको बचने के लिए अब सिलेंडर में क्या करते हैं कि डाइल्यूटेड हीलियम गैस को मिलाते हैं, डाइल्यूटेड हीलियम मिलाते हैं। हीलियम चूंकि क्या होता है कि छोटा छोटा कण होता है और वो किसी भी वेन से कितना ब्लॉकेज होगा तो वहां से निकल जाएगा, निकलेगा तो फिर वहां सारे गैस पास कर जाएंगे, इसलिए थोड़ा वहां पे वो लोग बच जाते हैं। तो हीलियम गैस मिलाते हैं। कंपोजिशन क्या है इनका? कंपोजिशन इनका है मिलाते हैं जो, इसमें हीलियम लिया जाता है 11.7%, ठीक है, और यहां पे नाइट्रोजन गैस लिया जाता है 56.2% और यहां पे ऑक्सीजन गैस लिया जाता है 32.32%। इस प्रकार पूरे सिलेंडर में अब एक नया कंपोजिशन तैयार करते हैं, इस कंपोजिशन को, और इस कंपोजिशन के कारण स्क्यूबा डाइविंग डेथ से बच जाते हैं, राइट। चलिए अब हम लोग जानेंगे एप्लीकेशन को और आगे बढ़ाते हैं, और एप्लीकेशन नंबर 4, एप्लीकेशन नंबर 4 में हम लोग जानेंगे, ये तो हम लोग जान लिए कि जब पृथ्वी के नीचे जाएंगे, 4th नंबर, और जब हम लोग पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ? पहाड़ पे चढ़ते हैं, यानी कि एट हाई अल्टीट्यूड, हाई अल्टीट्यूड यानी कि ऊपर जाते हैं तो क्या होता है। तो सोचो कि जब हम ऊपर चढ़ेंगे, यानी कि पहाड़ पर जब चढ़ना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, या पहाड़ी पर जो रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके बारे में ज्यादा जानना बेटर होगा। जो पहाड़ पर रहने वाले, हमेशा उनकी जीवन उसी पहाड़ पर होती है, यानी कि पृथ्वी तल से वो बहुत ही ऊपर होते हैं, और जब वो बहुत ही ऊपर होते हैं उनकी स्पेस मान लो कि यहाँ पे होती है, यहाँ पे उनकी ठिकाना होती है, तो यहाँ पे हमारा प्रेशर बहुत ही लो होता है, प्रेशर इज बहुत ही लो होगा, यहाँ प्रेशर इज ग्रेटर देन होगा, यहाँ पे मैंने लो लिखा, प्रेशर इज ग्रेटर देन 1 atm, यहाँ प्रेशर इज लोअर देन 1 atm, यहाँ प्रेशर 1 atm से कम होगा, ठीक है।
तो जब प्रेशर जब कम होता है 1 atm से, तो क्या होगा कि ब्लड जो है, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन गैस है, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। ब्लड में ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी, यानी कि वो ऑक्सीजन गैस उसके शरीर में हर मात्रा में बिल्कुल कम हो जाएगा, किसी भी तरह से उसकी मात्रा कम रहेगी ऑक्सीजन गैस की। इसके कारण उसके मस्तिष्क में, उसके ब्रेन में भी ये जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण उसकी सोच कम हो जाती है और कई बीमारियों से गुजरना पड़ता है, उसका हाइट कम हो जाता है और भी कई तरह का उसके प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। उसकी सोच कम हो जाती है, थिंकिंग कम हो जाएगी, हाइट कम हो जाएगी और भी शरीर कमजोर होती है। इस सारे बीमारियों का नाम है, जो डिजीज पैदा होती है उसका नाम है एनॉक्सिया। तो ये एक बीमारी है, एनॉक्सिया नामक बीमारी होती है उसको, और ये एनॉक्सिया जो है ये उन लोगों को, पहाड़ी लोगों को होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन मतलब में जब ऑक्सीजन घुलता है तो उसका नाम क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो सिंपल सी बात कह सकते हैं कि एनॉक्सिया नामक बीमारी में क्या होता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा यहाँ पे कम हो जाती है, जिससे वो सोचना बंद कर देता है, उसकी सोच जो होती है कमजोर हो जाती है, थिंकिंग पावर कम हो जाता है। चलिए, ये था एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, जो आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग जनरल लाइफ में क्या है ये हेनरी लॉ का प्रयोग, कैसे हम लोग हेनरी लॉ को प्रयोग करते हैं, आज हम लोग जानेंगे थोड़ा सा और इस हेनरी लॉ पे न्यूमेरिकल्स को जानते हैं। मैं आप लोगों को 2 न्यूमेरिकल यहां बताऊंगा जिससे हेनरी लॉ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है? पहला न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल देता हूं मैं, कैलकुलेट द solubility of CH4 in 1 kg of benzene, 1 kg of benzene at 298 Kelvin using Henry's law. Using Henry's law, the partial pressure of CH4 is 760 mm of Hg, and the Henry constant is 4.27 into 10 to the power 5 millimeter of Hg. चूंकि दोनों ही प्रेशर हमारा एक ही यूनिट्स को फॉलो कर रहा है, मिलीमीटर, इसलिए प्रेशर का यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमें निकालना है, इसमें हमें क्या निकालना है, सॉल्युबिलिटी निकालना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ CH4 निकालना है पहला। तो सबसे पहले हम लोगों को सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए इसका मोल फ्रैक्शन निकालना। सॉल्युबिलिटी मतलब जानते हैं क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 dissolved इन बेंजीन। तो बेंजीन में जितना CH4 का नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व है, अगर उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा वही जो होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन होगा। तो चूंकि हमारा फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन, ये हमारा मतलब एक लॉ है, किसका, हेनरी लॉ है। आइए, केस दिया गया, पार्शियल प्रेशर दिया गया, मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। इसलिए मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर इनटू KH। तो हमारा मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, पार्शियल प्रेशर कितना दिया बाबू, पार्शियल प्रेशर दिया 760 मिलीमीटर, डिवाइड बाय KH कितना है बाबू, 4.27 इंटू 10 टू द पावर 5
मिलीमीटर। चलिए मिलीमीटर से मिलीमीटर कटता है और फाइनली यहाँ पे जो हम इसको सॉल्व करेंगे 760 मिलीमीटर इतना इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनली आएगा 177.98 इंटू 10⁻⁻5 ऊपर चल जाएगा ये 10⁻⁵ मिलीमीटर, मतलब मोल फ्रैक्शन आएगा। तो मोल फ्रैक्शन के कोई यूनिट्स तो होती नहीं है। जनरली हम मोल फ्रैक्शन को अब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1.78 इंटू 10⁻⁵, ये हमारा मोल फ्रैक्शन का हम लोग यूज करेंगे। मोल फ्रैक्शन मिल गया। चूंकि एक और बात समझ लीजिए, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 डिवाइड बाय NCH4 प्लस N बेंजीन। चलिए तो यहां पे हम लोग बेंजीन का और इसका दोनों का निकालते हैं अलग से। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4, पहले ये बता दें CH4 का गिवन अमाउंट कितना होगा। CH4 का गिवन अमाउंट क्या, नंबर ऑफ मोल्स तो हमको निकालना ही है। चलिए ये तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 हमको निकालना है। बेंजीन का निकालते, बेंजीन का कितना दिया गया है इसमें वेट 1 kg ऑफ बेंजीन। तो NC6H6 इज इक्वल टू 1000 यानी 1 kg डिवाइड बाय 78, 62 और 6 जोड़ देंगे 78 हो जाएगा। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12.82 आएगा, 12.82 नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। चूंकि x बराबर ये होता है तो हमको NCH4 और NCH4 इसको हम लोग x मान लेते हैं। NCH4 के यहाँ पे क्या मान लेंगे, x मान लें। क्लियर। तो x बट्टा x प्लस बेंजीन का कितना है 12.82। चलिए x का मान हमें निकला हुआ, रख दीजिए 1.78 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू x बाई x प्लस 12.82। क्लियर। चलिए काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो इसको दोनों को पलटी मार देते हैं। तो ये 10⁻⁵ को ऊपर कर देंगे, यानी कि अच्छा एक चीज यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, 177 10⁻⁵ तब पॉइंट को इधर खसकाए हैं तो ये आ जाएगा 10 पॉइंट को 2 डिजिट खसकाए ना 10⁻³ हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। तो ये 10⁻³ हो जाएगा। चलिए तो अब हम यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ यानी कि 1000 हो गया बट्टा 1.78 इज इक्वल टू, ये ध्यान दीजिएगा, x प्लस 12.82 बट्टा x यानी ये 1 हो जाएगा। और इसको अगर आप 1000 बट्टा 1.78 करेंगे तो यहाँ पाएंगे 561.8 इज इक्वल टू 1 प्लस 12.82 बट्टा x। एनी डाउट। अब एक यहाँ भेज देंगे घट जाएगा, इसलिए हमारा ये फाइनली आ गया 12.82 बट्टा x इज इक्वल टू 560.8। अब x बराबर निकाल लीजिए, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x इधर भेजिए इसको इधर भेजिए, तो 12.82 बट्टा है ना 12.82 बट्टा हम कर देते हैं 560.8। अब यहाँ पे हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जा रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो फाइनली हम लोग को आएगा 0.0228, दैट मीन्स 2.28 इंटू 10⁻⁻2 10⁻⁻2 मोल, इतना मोल आंसर हमारा ये सॉल्युबिलिटी आ गया, यही आपका आंसर है। समझ में आया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फट से स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ये एक क्वेश्चन हुआ जिसको मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लेंगे, अब की बार आप लोगों को दिखाते हैं पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, किस तरह से पार्शियल प्रेशर इसका निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन कहता है कि एट
what partial pressure at what partial pressure of oxygen will have a solubility of 0.05 gram per liter in water at 293 Kelvin. हेनरी, इसका आंसर यहां पर जानते हैं कि गिवन क्या देगा। गिवन में है कि मीथेन का जो सॉल्युबिलिटी है, solubility of methane is equal to 0.05 gram per liter. That means मीथेन का जो 0.05 ग्राम है, तो ये ग्राम दिया हुआ है, वो पूरा सॉल्यूशन को लिया गया है 1 लीटर, 1 लीटर में घुला है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? चूंकि मैं यहां बताया एज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन टू बी सेम दैट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है मेरा? वाटर। तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है? चूंकि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है हमेशा होता है 1 ग्राम पर लीटर, इसलिए मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा? डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट मीन्स ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी हो गया, ये आपका डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हो गया। जो क्वेश्चन कहता है एज्यूम कर लीजिए, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? चलिए, तो 1 ग्राम पर लीटर है और डेंसिटी आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि 1 लीटर में कितना हो जाएगा? इसको चेंज करेंगे तो 1000 ml हो जाएगा, दैट मीन्स 1000 ग्राम। तो सॉल्यूशन का मास हो गया 1000 ग्राम। क्लियर हुआ? तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लीजिए। मास ऑफ सॉल्वेंट दैट मीन्स वाटर कितना आएगा? 1000 माइनस 0.05 ग्राम। ठीक है, तो हम लगभग इसको 1000 ही नहीं मानेंगे, 1000 अप्रॉक्स में 1000 मान लेते हैं। अब यहां पे क्या करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 निकालते हैं। तो 0.05 डिवाइड बाई CH4 का वेट कितना हो जाएगा? 12 4 16। 0.04 डिवाइड बाई 16 हो जाएगा। नहीं, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, यहाँ पे भी गलती हो गया है, ये ऑक्सीजन है। चलिए, मिस्टेक दिखने के बाद से आप लोगों के अंदर बुद्धि जग जाता है, सर यहाँ गलती। चलिए, ये पिछला क्वेश्चन दिमाग में था, CH4 मान लिए थे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लेंगे तो कितना आएगा बाबू? 16 डिवाइड करेंगे, 16 नहीं, अब 32 हो जाएगा ना। तो ये आपका आ जाएगा 32 डिवाइड करेंगे तो लगभग आपका आएगा यहाँ पे डिवाइड करने के बाद ये 1.56 इंटू 10⁻³ आ रहा है, यानी इतना मोल आ गया ये। ठीक है, इसी प्रकार नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकालेंगे। 1000 डिवाइड बाई 55.5 डिवाइड बाई 18, तो ये आएगा 55.55 लगभग आएगा, इतना मोल आ गया। चलिए, तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं इनका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो एक पार्ट हमको मिटाना पड़ेगा, क्वेश्चन मिटाते हैं। क्वेश्चन तो आप लोग देख लिए होंगे। चलिए, तो अब हम लोगों को करना ये है कि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकालना होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कैसे निकालेंगे? NO2 डिवाइड बाई N पूरा सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट का ही हम लोग टोटल मास मान लेते हैं। एज्यूमिंग करने के लिए बोला है कि पूरे सॉल्यूशन का सॉल्वेंट मान लीजिए। तो चलिए, NO2 कितना आया मेरा? NO2 आया है 1.56 इंटू 10⁻³
डिवाइड बाय एन सॉल्वेंट कितना आया 55.5, ठीक है। तो आप अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका जो आएगा मोल फ्रैक्शन ये आएगा 2.8 इंटू 2.81 इंटू 10⁻⁻5 इतना आएगा ये। तो पार्शियल प्रेशर कितना होगा, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। चलिए ये फॉर्मूला का उपयोग करेंगे हम लोग यहाँ। तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH कितना दिया गया था इस क्वेश्चंस में कितना था 34.35 किलो बार दिया गया था शायद 34.35 किलो बार, ठीक है। इसको चेंज कर लो 34.35 इंटू 10⁻³ बार। चलिए इसका मान यहां रखिए प्रेशर की जगह पर 34.35 इंटू 10⁻³ बार इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पे, अच्छा कांस्टेंट दिया गया, सॉरी कांस्टेंट है ये। पार्शियल प्रेशर निकालना हम लोगों को, केज का मान हो गया 34.35 इंटू 10⁻³ बार इंटू मोल फ्रैक्शन कितना आया है 2.81 इंटू 10⁻⁻5। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, गुना कर लेंगे। गुना करने के बाद आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। गुना करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा फाइनल होगा 96.18 इंटू 10⁻, लगभग यहाँ पे -2 है ना। गुना करने पर 96.18 10⁻2 बार आएगा। यही आपका आंसर होगा पार्शियल प्रेशर इसका। तो दो क्वेश्चन बताए, एक में आपको पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए बताया गया है ना, और दूसरे में आपको ये आपका सॉल्वेटिव निकालने के लिए बताया गया, ठीक है। इस प्रकार हेनरी लॉ कंप्लीट खत्म होता है विथ एप्लीकेशन एंड विथ न्यूमेरिकल्स। दैट्स ऑल।